हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। मैं आज आपके सामने क्लास सेवन्थ यानी कक्षा सातवीं की आपको सामाजिक विज्ञान पॉलिटी आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। और तो कृपया करके आप सभी ध्यान से इसको सुनिए। ये एनसीईआरटी की बुक से मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स हैं, तो मैं उसमें से आपको कुछ बताना चाहता हूँ। और ये आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यहीं से क्वेश्चन निकलते हैं। बट जो भी एग्ज़ाम आते हैं, जैसे कि आप एसएससी या आरआरबी और यूपीएससी की, जहाँ से भी आपको मतलब कि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। मेन मुद्दा क्या है, इनका बेस यहीं से ही बन के चलता है, एनसीईआरटी की बुक से ही। ठीक है, तो आप ध्यान से इसको समझना। और जहाँ पे अगर आपको कहीं पे मेरी गलतियाँ दिखाई दें तो मेरी गलती की तरफ ध्यान ना देकर मुझे थोड़ा प्रोत्साहन दे। और अगर मेरी गलती आपको कहीं पे दिखाई देती तो आप नीचे कमेंट में ना मुझे बता दीजिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी गलती को सुधारूंगा। ठीक है, तो आते हैं फर्स्ट चैप्टर पर। पहले चैप्टर नाम क्या है कि भी भारतीय लोकतंत्र में समानता। कि भी भारतीय लोकतंत्र में समानता कैसी है। समानता में क्या बताया कि भी भारत एक लोकतंत्रीय देश है। कैसा देश है भारत? एक लोकतंत्रीय देश है। लोकतंत्र सरकार के कुछ मुख्य तत्व हैं: लोगों की भागीदारी, संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान और समानता और न्याय। ठीक है, समानता लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है। भारतीय लोकतंत्र कार्य प्रणाली के सभी पहलुओं को प्रभावित करती है। ठीक है, और इसमें फिर क्या बताता है कि भी देखो, एक हमारा जो भारत है कैसा है, ये पहले मैंने एक पॉइंट, ये मेन बात है आपको पता होनी चाहिए कि कैसा हमारा भारत है। एक लोकतंत्रीय देश है, यानी कि लोकतंत्रीय सरकार है। समझे? तो इसमें क्या, ये बहुत से हमें अधिकार दिए गए हैं, बहुत से हमें कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि बहुत अनुच्छेद बनाए गए हैं हमारे अधिकारों के प्रति, ताकि हमारी भावनाओं के साथ यानी कि हमारे साथ मतभेद न हो। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है मताधिकार की समानता, ठीक, यानी कि वोट देने का अधिकार। भारत में वोट देने का अधिकार 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक आयु के लोग, ठीक है, जाति वह किसी भी जाति से हो या कोई भी धर्म हो, उन सभी को अपना वोट डालने का अधिकार समान रूप से दिया गया है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सभी लोकतंत्रों का आवश्यक पहलू है। अब ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है? अभी सार्वभौमिक वयस्क क्या होता है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होता है सभी लोगों को समान रूप से वोट डालने का अधिकार। ठीक है, यह किसके आधार पर आधारित है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार यह समानता के अधिकार पर आधारित है। किसके? समानता के अधिकार पर, क्योंकि यह घोषित करता है कि देश का हर व्यक्ति, स्त्री पुरुष, उसका आर्थिक स्तर चाहे कैसा भी हो, वह किसी भी जाति से बिलोंग करता हो, ठीक है, उन सभी को अपना एक वोट डालने का अधिकार है, उसे उसका खुद का हक है। तो यहाँ पे बहुत सी, जैसे कि निर्धन लोग होते हैं, जो गरीब परिवार से होते हैं या गरीब लोग होते हैं, जो उनको बहुत से कारणों निर्धन होने के कारण अतिरिक्त भारत में लोगों को अन्य अनेक कारणों से भी असमानता का सामना करना पड़ता है। कि भाई सीधी सही बात है, भाई उनको बहुत से असमानताओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कि भारत में सामान्य प्रचलित असमानताओं में से एक है जातिगत व्यवस्था। जातिगत व्यवस्था क्या है कि यदि आप किसी भारत के ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हो तो आपको यह जात पात का अनुभव शायद छोटी सी उम्र में हो जाता है। यदि अगर आप शहर से बिलोंग करते हैं तो शायद आप यह सोचते हैं कि लोग अब जात पात में विश्वास नहीं रखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है कि अगर आप कहीं गांव से बिलोंग करते हैं ना, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि भी हमारे गांव में जातिगत मतभेद होता है या नहीं होता है। लेकिन अब यह भावना अगर शहर में अगर हम देखते हैं तो शहर में उन लोगों के बीच में ऐसी कोई भावना नहीं है कि भाई यह कोई किस जाति से बिलोंग करता है, कैसा हुआ है, क्योंकि अब उनको इसमें यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, आप इसको ध्यान से पढ़ना, कि यदि आप शहर में रहते हैं तो शायद ये आप यह सोचते हैं, उन लोगों की सोच ऐसी होगी कि लोग अब जात पात में विश्वास नहीं रखना चाहते या नहीं रखते हैं। जरा एक प्रमुख समाचार पत्र पर जैसे कि विज्ञापन दिया गया था
एनसीईआरटी बुक में मैंने वहीं से एक पॉइंट लिखा हुआ था कि भी शिक्षा प्राप्ति शहरी भारतीय के दिमाग में जातिगत कितनी महत्वपूर्ण है, भी शिक्षा होना कितना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि स्कूल में दलित बच्चों को बहुत सारी भेदभावों से सामना करना पड़ता है। यानी कि दलित का मतलब क्या होता है, कुचला हुआ या टूटा हुआ, समझे आप। यानी दलित का मतलब क्या होता है, टूटा हुआ या कुचला हुआ। और इसमें जातिगत की भावना से असमानता की भावना को बहुत ठेस पहुँचती है। भी देखो यहाँ पे अब क्या बताना चाहता है कि भी अब आपने देखा होगा कि पहले अब कहीं सरकारी स्कूल में या कहीं पे भी कोई स्कूल है, उस स्कूल में क्या होता था कि पहले जो दलित परिवार से अगर जो बच्चा बिलोंग करता था उसे अलग से बिठा दिया जाता था, और अन्य बच्चे समूह में बैठ के पढ़ रहे होते थे, उस अकेले बच्चे को, दलित बच्चे को उन शिक्षा से या उनके समूह में बैठने से क्या है वंचित रखा जाता था। उनको छूने से भी अपराध मानते थे। छूते वो सोचते कि भी मैं वो हो गया, मेरे साथ ये हो गया, मुझे अब नहाना चाहिए, ये करना चाहिए। यानी पहले ऐसी बहुत सारी मतभेद की भावनाएं थी, ठीक है, लोगों के बीच में। लेकिन अब क्या है, थोड़ा धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ठीक है, तो पहले ऐसी असमानताओं की भावना होती थी। और भाई आप सोच सकते हैं अगर किसी के साथ ऐसा व्यवहार होता है तो उसके ऊपर क्या बीतती होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि हमारे ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं, वो एक दलित लेखक हैं। ठीक है, उन्होंने अपनी अपनी आत्मकथा जूठन में ऐसी ही बातों का वर्णन किया हुआ है। उसने अपने बारे में बताया कि मैंने कैसे आगे बढ़ा, मैंने कैसे स्टडी की, मेरे साथ कैसे कैसे व्यवहार होता था। ठीक है, फिर अंसारी दंपति की कहानी भी आपको यही बताती है। एनसीईआरटी की बुक में लिखे हुए हैं सभी नोट्स। ठीक है, अगर किसी बच्चे के पास एनसीईआरटी बुक है तो उसमें ये कहानी पढ़ के देखोगे तो जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको ऐसी की ऐसी बातें मिलेंगी। ठीक है, मानवीय गरिमा का मूल्य को भी बहुत ठेस पहुँचती है। समझ रहे हो ना जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से पढ़ना इसको। और कि भारतीय लोकतंत्र में समानता की भी, भारतीय लोकतंत्र में समानता क्या, भारत सरकार ने या भारतीय संविधान में सभी लोगों को समान अधिकार दिए गए हैं। किसने, भारतीय संविधान में क्या है कि सभी लोगों को समान अधिकार दिए गए, यानी भारतीय संविधान सभी लोगों को समान मानता है। इसका अर्थ है कि चाहे वह स्त्री है, पुरुष है, किसी भी जाति धर्म से बिलोंग करता है, शैक्षिक आर्थिक या पृष्ठभूमि से संबंध रखता है, वे सब क्या माने जाते हैं, समान माने जाते हैं। संविधान किसी के साथ मतभेद नहीं करता है। ठीक है, अब हम यह भी नहीं कह सकते कि संविधान अगर आ गया है तो यह मतभेद की भावना पूर्ण रूप से ख़त्म हो चुकी है। नहीं भैया, यह समानता भी पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं हुई है। जैसे कि पहले क्या था कि धीरे धीरे क्या हुआ कि पहले जो एक सबरीमाला की एक वहाँ पे एक कहानी लिखी हुई है, तो वहाँ पे क्या उसमें बताया गया है कि महिलाएं थी ना जो, उनको मंदिरों में जाने से रोका जाता था। और वहाँ के उस गांव में कुएं से पानी भी नहीं निकालने दिया जाता था। ठीक है, तो बहुत सारा मतभेद होता था पहले दलित लोगों के साथ। ठीक है, और लेकिन फिर भी कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत माना गया। देखिए जो यहाँ पे दलित वर्ड यूज किया गया है ना, तो इसमें क्या कि एनसीईआरटी बुक में सेम एज इट इज ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभी इसमें क्या कि समानता के लिए संविधान के प्रावधान, भाई इसके लिए प्रावधान क्या क्या किए गए। जहाँ पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था। सीधी सी बात है, यानी कि जहाँ पर पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार लोगों की रक्षा करने के लिए पहले क्या नहीं था, कोई भी कानून नहीं था। लेकिन अब क्या है, उनके लिए समान रूप से कानून मौजूद हैं। प्रथम कानून की दृष्टि में अनुच्छेद 14 में क्या बताया गया है कि हर व्यक्ति समान है। इसका तात्पर्य है कि हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर कांता जैसी घरेलू काम करने वाली महिलाओं तक सभी के लिए कानून क्या है, एक समान है, या सभी को कानून का पालन करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा अनुच्छेद 14 में बताया गया है। क्या समझ रहे हो ना भी, चाहे राष्ट्रपति है चाहे हमारे देश का आम नागरिक है, उन सभी को कानून का पालन करना पड़ेगा। दूसरा क्या बताया, किसी भी व्यक्ति के साथ जाति धर्म वंशानुगत जन्म स्थान या स्त्री पुरुष होने के आधार पर, यानी लिंगानुपात के आधार पर अगर भेदभाव
होता है तो उसके साथ क्या है अभी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो ऐसा अनुच्छेद 15 में बताया गया है अभी किसी भी धर्म, जाति या जन्म स्थानीय लिंग अनुपात किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। तीसरा अनुच्छेद 16 में क्या बताया गया है कि हर व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर जाने से कोई भी व्यक्ति नहीं रोक सकता है, जैसे कि मंदिरों में जाने से, कुएं में पानी लाने से। अब यह अधिकार सरकार किसके लिए लेके आई है, हम लोगों के लिए। ठीक है, हम लोगों के लिए भी, जो अगर पिछड़ी जाति से बिलोंग करता है या किसी भी पर्सन के साथ भेदभाव होता है तो अब उन लोगों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। और शासन ने यानी कि सरकार ने क्या किया है, शासन संविधान द्वारा मान्य के लिए समानता को 2 तरह से लागू किया गया है। कितनी तरह से लागू किया गया है अभी, 2 तरह से। तो 2 तरह से कैसे लागू किया गया है, तो इसमें बताया गया कि पहले तो जो सरकार शासन है कानून के द्वारा लोगों की रक्षा करती है, और दूसरा सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों द्वारा भी। भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जहाँ पर लोगों को समान व्यवहार करने के अधिकार हैं। सीधी सी बात है, समान अधिकार दिए गए हैं। तो असमानता को दूर करने के लिए उठाए गए कदम क्या क्या हैं। असमानता को दूर करने के लिए कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ और उनके जीवन को सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की गई। सरकार ने उन लोगों के साथ क्या है, उन समुदाय से बिलोंग करते थे या सैकड़ों वर्षों से उन लोगों को जो असमानता, जो दुर्व्यवहार उनके साथ होता था, अब उनको सुधारने के लिए ठीक है कानून लाए गए, योजनाएं लाई गई। वे योजनाएं इसलिए लाई जाती हैं ताकि जो सुविधाएं उन्हें पहले नहीं मिली थी वह अब उन्हें अधिकार यानी कि उन्हें अधिक से अधिक अवसर प्राप्त हों। ठीक है, इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम मध्यम भोजन की व्यवस्था। ये जो पॉइंट है बहुत ही मेन है। ठीक है, मध्यम भोजन की व्यवस्था, इसमें क्या बताया गया कि हमारे जो स्कूल होते थे वहाँ पे जो बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते थे क्या करते थे कि भी स्कूल के समय जो स्कूल लंच टाइम में जो भोजन घर पर खाना खाने के लिए जाते थे वो घर पर ही रह जाते थे। ठीक है, तो अब उनसे क्या था कि वो घर पे रहते थे तो उनकी पढ़ाई में बहुत नुकसान होता था, बाधाएं उत्पन्न होती थी। तो अब उसको सुधारने के लिए और जो लोगों के बीच में मतभेद होता था तो सरकार ने मध्यम भोजन की व्यवस्था यानी कि योजना लेके आई। सबसे पहले यह योजना कहाँ पर लागू हुई, ठीक है, सबसे पहले यह योजना तमिलनाडु राज्य से प्रारंभ की गई और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया कि भारत के सभी राज्य के सरकारी स्कूलों में मिड डे यानी कि मध्याह्न योजना लागू की जाए। अभी देखो वहाँ पे भाई जो भोजन बनाते थे क्या था कि भाई दलित से यानी कि पिछड़ी जाति से जो वहाँ पे लेडीज यानी कि खाना बनाती थी, वो खाना बनाती थी तो वो खाना सभी बच्चे खाते थे, चाहे वे किसी भी जाति से बिलोंग करता, चाहे वह ऊंची जाति से या कोई नीची जाति से, किसी भी जाति से वह बिलोंग करता था तो वे उन सभी के बच्चे वहाँ पर एक साथ मिलकर खाना खाते थे। इस योजना से जातिगत भेदभाव कम होने लगा। क्या होने लगा, इससे कम होने लगा। तो उस समय स्कूल में सभी धर्म जाति बच्चों को एक साथ मिलकर भोजन कराया जाता। देखो वही बात बताइए जो मैं आपको बता रहा हूँ कि सभी को बच्चों को एक साथ मिलकर भोजन कराया जाता था वहाँ पे। इससे क्या था कि मतभेद की भावनाएं दूर होने लगी धीरे धीरे। ठीक है, तो समानता, तो भेदभाव का व्यवहार कानून के खिलाफ है, फिर भी जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति और महिला होने के आधार पर लोगों में असमानता का व्यवहार करते हैं। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलने तभी संभव है, कब संभव है, वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना कब संभव है, तभी संभव है जब लोग यह सोचने लगें, यह विश्वास करने लगें कि कोई भी व्यक्ति कमतर नहीं है, हर व्यक्ति समाजजनक व्यवहार अधिकारी है। तो प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सहयोग देना है। सही बात है, बिल्कुल सही बताया गया अभी। ठीक है, समानता का संघर्ष यानी समानता संघर्ष करने के लिए क्या क्या हो, संसार के अधिकांश लोकतंत्रीय देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं।
संसार के अधिकांश लोकतंत्र देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से क्या हो रहे हैं, संघर्ष। सॉरी। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या था कि भी अफ्रीकी अमेरिकन लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे वहाँ पर उन और अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं। देखो वहाँ पे कितनी बड़ी वो चल रही है। अभी उनमें क्या था कि अब काले और गोरे लोगों के बीच में मतभेद होने लग गया था। तो यह मतभेद उन लोगों के साथ उनकी आत्म समानता को क्या था कि ठेस पहुंचाते थे। जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकन को समान अधिकार दिलाने के लिए का आंदोलन हुआ। क्या आंदोलन हुआ पे, एक आंदोलन हुआ। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार होता था और कानून भी उन्हें समान ही मानता था। और काले गोरे बीच में इतनी असमानताएं थी कि भी उनके बस स्टॉप अलग बनाए गए थे। ठीक है, उनको खाना भाई इस यहाँ पे खाना है, यहाँ पे काला खाएगा, यहाँ पे गोरा खाएगा, ठीक है, और इस बस से वह सफ़र करेगा, वह इस बस से सफ़र करेगा। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए जिनके साथ उनके साथ मतभेद होता था। रंग भेद की नीति थी उनके साथ। सबसे बड़ी मेन चीज़ ये है रंग भेद की नीति। और उदाहरण के लिए जैसे कि बस यात्रा करते समय उन्हें बस के पीछे बैठना पड़ता था। काले लोगों को क्या था कि बस के पीछे बैठना पड़ता था, और जब कोई गोरा आदमी उनके पास आकर बैठना चाहे तो उन्हें सीट से उठ जाना पड़ता था। तो यह सब बातें बताई गई हैं काले और गोरे लोगों के बीच में। देखो यहाँ पे ना एक सबसे अच्छी बात बताइए, भीमराव अम्बेडकर ने 2 कथन कहे हैं, उन कथनों को ध्यान से समझना। अपने आत्म सम्मान को दांव पर लगाना या लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है भैया, अपने आत्म सम्मान को दांव पर क्यों लगाए। ठीक है, दांव पर लगाना या लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। और जीवन क्या है कि आत्म सम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है। इसके बिना व्यक्ति नगण्य है, और आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्तियों को उन कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिनाई और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। सही बात कही है। दूसरे में क्या बोला गया कि मनुष्य क्या है, नाशवान है। हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के लिए उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। किसी साहसी व्यक्ति के लिए असमानता रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय और कुछ नहीं है। यह सब भीमराव अंबेडकर द्वारा कहे गए हैं। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी बातें बताई गई हैं, तो आपने इसको लिख सकते हैं। देखो क्वेश्चन पॉलिटिकल के क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, मैं आपको एनसीईआरटी की ना सभी बुक के आपको ना ऐसे क्लास वाइज कराऊंगा। ठीक है, 7वीं क्लास की है, 8वीं, 9th और 10th क्लास की। इस तरीके से मैं आपको हर क्लास की वीडियो यहाँ पे डालूंगा। हर क्लास की वीडियो अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा जो उसमें बताया गया है। अगर आप अच्छे से इन पॉइंटों को भी समझ लेते हैं ना, तो आपका पॉलिटिकल से कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं रहेगा। ठीक है, और मैं धीरे धीरे हिस्ट्री, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, ठीक है, इनकी भी वीडियो डाल दूंगा यूट्यूब पर, तो आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या बता रहे हैं, नागरिक अधिकार आंदोलन, सिविल राइट्स मूवमेंट। यह क्या है, सिविल राइट मूवमेंट एक अधिकार, एक आंदोलन चलाया गया कि क्या था कि वहाँ पे एक रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। क्या थी रोजा पार्क्स, एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करने पर वह थक जाने से बस में यात्रा कर रही थी, और रोजा पार्क्स ने एक गोरे व्यक्ति को सीट देने से मना कर दिया। भाई सही बात है भाई, वो व्यक्ति लेडीज काम करके आई हुई थी, वो अपनी सीट पर बैठी हुई थी क्योंकि वो अफ्रीकी थी, अफ्रीकी अमेरिकन थी, और एक कोई गोरा व्यक्ति आता है और उसे वो उठाने के लिए बोलता कि तुम यहाँ से उठ जाओ। तो उसने क्या किया, उसने उसको सीट देने से मना कर दिया कि भी मैं क्यों उठ जाऊँ। ठीक है, तो ये बात वो भी अपनी जगह ठीक थी लेडीज। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा क्या था कि भी ऐसा इनसे उन लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था।
लेकिन यह बात ऐसी हुई कि उस बात को लेकर आंदोलन, बहुत बड़ा आंदोलन छिड़ गया। असमानता को लेकर बहुत बड़ा विशाल आंदोलन छिड़ गया, जिस आंदोलन का नाम क्या दिया गया, सिविल राइट्स मूवमेंट, की हमें यह हमारा अधिकार वापस दो। फिर बड़ा आंदोलन होने के कारण तो तब वहाँ की सरकार ने, यूएसए की सरकार ने, गवर्नमेंट ने 1964 के में नागरिक अधिकार अधिनियम में यह शामिल किया कि धर्म राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध माना जाएगा। ठीक है, कोई भी व्यक्ति इनके साथ भेदभाव नहीं करेगा, काले गोरे बीच में कोई भेदभाव नहीं रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि भाई देखो वहाँ पे उनके पूर्वजों को लाया गया था काम करने के लिए, अब उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ने लग गई थी, बराबर होने लग गए थे उनके। ठीक है, तो जिसे वो तो गोरे लोग थे उनको क्या मानते थे, वो अब भी उनको ऐसा ही मानते थे कि भी ये हमारे गुलामी ही हैं। लेकिन अब वहाँ पे ऐसा नहीं है, धीरे धीरे वहाँ पे सब कुछ बदल रहा है। ठीक है, लोकतंत्र को चुनौतियाँ, बहुत भी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा था। और वहाँ पे एक पॉइंट रहेगा कि अब क्या है कि अब अफ्रीकी अमेरिकन के बच्चे स्कूल के सभी दरवाजे खुले थे कि है ना, अब वहाँ के बच्चे थे ना, सभी किसी भी स्कूल में जा सकते हैं और वहाँ पे जाके एडमिशन ले सकते हैं, वहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। अब उनके साथ कोई भी उनके साथ भेदभाव नहीं करेगा। लोकतंत्र की चुनौती क्या थी भी, किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतंत्रीय नहीं कहा जा सकता। सही बात है भी, किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतंत्रीय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हमेशा से ही ऐसे समुदाय हैं और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं। देखिए इतनी बड़ी बात की गई, चुनौती क्या है भी, किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतंत्रीय नहीं कहा जा सकता। हमेशा से ही ऐसे समुदाय और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए 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 सवाल उठाते हैं। इसका केंद्रक में वह संघर्ष है जो सब व्यक्तियों को समानता और सम्मान दिलाने का पक्षधर है। समझे? ठीक है, तो आपका जो चैप्टर है भारतीय लोकतंत्र में समानता, ये समाप्त हो चुका है। ठीक है, आप इनके ये मेरे द्वारा हाथ से बनाए हुए नोट्स हैं, तो आप चाहे तो इनके स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको कहीं पे कोई कमी दिखाई दे तो आप है ना नीचे कमेंट में करके बता सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं उसको और अच्छे से सुधार करूँगा। ठीक है, और मैं आपका 1 मिनट का समय लूँगा, और आपको अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। ठीक है, धन्यवाद आपका बहुत बहुत।